बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब 20 साल का एक पाकिस्तानी, बरतानिया के अंदर इसको 26 साल कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है। बरतानिया में जुर्म करने के बाद ये पाकिस्तान भाग जाता है, 7 साल तक पाकिस्तान में छुपा रहता है और उसके बाद फिर बांग्लादेश से इसको बाकायदा तौर पर हिरासत में लेने के बाद वापस बरतानिया लाया जाता है और इसको 26 साल कैद की सजा सुना दी गई। इससे जो गलती हुई, इससे क्या गलती हुई थी, जो अक्सर और बेशतर मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको कहता हूं ना, कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, सऊदी अरब के अंदर रहें, दुबई के अंदर रहें, कतर के अंदर रहें, मिडिल ईस्ट के अंदर रहें, और खास तौर पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहते हैं ना, अपने दिमाग का जो टेम्परेचर है, अपने जो एंगर है ना, आपको जो गुस्सा है, उसको कंट्रोल करके रखें। क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप एक ऐसी मुश्किल के अंदर फंस जाएंगे जो आपको सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देगा। और इस पाकिस्तानी के साथ भी यही हुआ था। अब पूरा वाकया क्या है ये मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूं। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं, पाकिस्तानी है, इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि हम बैरून मुल्क चले तो जाते हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज आ तो जाते हैं, लेकिन उस कल्चर को लेकर आ जाते हैं, उस टेम्परामेंट को लेकर आ जाते हैं जो कि हमें पाकिस्तान के अंदर छोड़ के दूसरे मुल्क में आना चाहिए। अब होता क्या है जनाब, इस 20 साल के नौजवान का नाम है अयूब। दिन दहाड़े दोपहर के 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का वक्त, ये साहब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ईस्ट लंदन का ये इलाका है, यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और मस्जिद के साथ ही एक होटल होता है, मशहूर ज़माना होटल है। होटल के पीछे एक गली है। ये गली किन लोगों के लिए मुख्तस है? ये पार्किंग के लिए, लेकिन हर एक के लिए पार्किंग के लिए मुख्तस नहीं है। ये वहां पर जो रिहायशी हैं, जो होटल में काम करते हैं, यानी जो आसपास के लोग हैं ना, उनके लिए ये पार्किंग मुख्तस है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की पार्किंग है। लेकिन आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं ना, वो भी मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का एहतराम करते हैं कि यार जुम्मे का दिन है, सबको पता होता है कि इनको नमाज पढ़ी नहीं। मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी। अभी कनाडा में मैं एक हिंदू की मूवी देख रहा था, उनका जो रिलीजन है वो हिंदू है। वो कह रहे थे जनाब हमारे मुसलमान भाई आए हुए हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, गाड़ियाँ पार करते हैं, आधे घंटे की हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि ये अपने मजहबी का फरीजा अदा कर रहे होते हैं, मजहबी फरीजा अदा कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं, हम अपने भाइयों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। ये एक हिंदू भाई ने एक वीडियो बनाई थी। अब होता क्या है, यूसुफ साहब गाड़ी लेकर आते हैं, पार्किंग इनको मिलती नहीं है, ये होटल की पीछे वाली उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो गली होती है वहां पर ये पार करके नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, वहां पर जो होटल होता है वो दो हिंदू भाई हैं वो चला रहे होते थे। बड़े मशहूर ज़माना ये ख़ानदान है जो कि इंग्लैंड के अंदर मुख्तलिफ होटल्स को रन कर रहा होता है। ये वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, कहते हैं यार किसने गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे। लेकिन चलें, उनको अंदाजा होता है कि यार मस्जिद को आया होगा नमाज पढ़ने के लिए, इसने उसने खड़ी कर दी होगी। ये रोड में बीचों बीच गाड़ी खड़ी करते हैं और अपना सामान लोड अनलोड कर रहे होते हैं, होटल के अंदर ला रहे ले जा रहे होते हैं। अचानक से इनको होटल के अंदर जब होते हैं और दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है, इनको आवाज़ आती है कि बाहर से कोई बहुत तेज़ हॉर्न बजा रहा है। ये बाहर निकल कर आते हैं, देखते हैं कि जनाब यूसुफ साहब जो है ना अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, लेकिन चूंकि इन लोगों की गाड़ी बीच में खड़ी हुई होती है इसलिए ये निकाल नहीं पा रहा था। और फिर तूफान बदतमीजी शुरू होता है, जो आपने देखा होगा कि जनाब कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अगर हल्की सी भी रोड रेज हो जाए तो किस तरह की बदतमीजी, तूफान बदतमीजी, गालम गलोच, मार कुटाई तक बात जाती है ना। इन्होंने समझा कि जनाब ये भी या तो पाकिस्तान का कोई शहर है या कराची का कोई इलाका है। इन्होंने जनाब बदतमीजी करना शुरू कर दी कि तुमने बीच में गाड़ी कैसे लगा दी। अच्छा, वो दो जिनका हक था वहां पर गाड़ी खड़ी करना, वो कह रहे थे भाई हुजूर आपने गलत लगाई है, हम तो सही लगा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पर गाड़ी पार करनी, आप गलत लेकर आए, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम हटा देते हैं, आप चले जाइए। लेकिन वो बदतमीजी करने लगा कि आपकी गाड़ी की वजह से मेरी गाड़ी को डेंट आया, हालांकि आया भी नहीं था। जो रिपोर्ट्स में पढ़ा था उसमें था साफ कि कोई डेंट, कोई चोट नहीं आई थी, कोई मसला नहीं हुआ था। लेकिन बहसों भाषा शुरू हुआ। अचानक से ये फिर वहां से चले जाते हैं। उनको लगता है कि चले बात कहीं खत्म हो गई, रोड रेज था, मामला खत्म हो गया। थोड़ी देर के बाद ये वापस आता है और इसके पास ऐसा असला होता है जो 1 मिनट के अंदर 1000 के करीब गोलियां चला देता है। 1000 है या 100 या 150 मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत तेजी के साथ गोलियां चलाते हैं। और अक्सर ये जराइम पेशा अफराद इस तरह का असला रखते हैं। जनाब ये आता है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है। वो दोनों जो हिंदू भाई होते हैं वो उसी वक्त उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। उनकी बेटी भागती भी आती है क्योंकि होटल उन्हीं का होता है। जब वो बेटी भागती आती है उस पर भी गोली चलाता है, लेकिन
اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی, بچ گئی کیونکہ جو اسلحہ تھا وہ جام ہو گیا. اس کے بعد ہی وہاں سے فرار ہو جاتا. پولیس آتی ہے, پولیس تحقیقات کا آغاز کرتی ہے کہ بھائی کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طریقے سے ہوا. اچھا سب کو پتا تھا کہ یار یہ جو شخص ہے نا یہ کسی طریقے سے جرائم پیشہ گروہ سے کہیں نہ کہیں تعلق رکھتا ہے, لیکن بیٹی نے آبویسلی FIR درج کرائی, جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے وہ جمع کرائی, پولیس کو بتایا, پولیس اس کو تھانے لے کے گئی. اچھا ابھی تک کوئی چیز پتہ نہیں چل رہی تھی کہ کہاں سے کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے, پولیس والوں نے اس بیٹی کے سامنے جس کے باپ کو گولیاں ماری گئیں تصاویر رکھی اور بتایا جی بتائیں ان میں سے کون لوگ ہیں. ایک تصویر اس میں سے اس یوسف کی تھی. تصویر دکھائی, وہ پہچان گئی کہ بھائی یہی شخص تھا, اس نے مارا. جب اس کی پھر تحقیقات کی گئی, انفارمیشن نکالی گئی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پاکستان فرار ہو گیا. 7 سال تک یہ پاکستان کے اندر چھپا رہا. اوبیسلی کسی کو نہیں پتا تھا کہاں ہے, کدھر ہے. جب پاکستان میں اس کو پکڑنے کے لیے کوششیں کی جاتی رہی, سفارتی سطح پر بات چیت ہوتی رہی, تو یہ وہاں سے پھر بنگلہ دیش بھاگ گیا. بنگلہ دیش جب بھاگا, برطانیہ کی پولیس کو پتا چلا, انہوں نے بنگلہ دیش کی حکومت سے رابطہ کیا. بنگلہ دیش کی جو حکومت تھی, پولیس تھی, اس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کیا, اور اب اس کو 26 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. یہ معاملہ صرف اور صرف کوئی ذاتی دشمنی نہیں, کوئی لین دین کا تنازع نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. کوئی بھی معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. لیکن اس شخص نے کیا کیا, اس نے اپنے ٹیمپریچر جو دماغ کا ہوتا ہے, اینگر جو ہوتا ہے, ایگو جو ہوتا ہے, ایگو ہرٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, غصہ آ گیا کہ بھائی آپ نے مجھے کیسے روکا. اور اکثر و بیشتر آپ نے روڈ ریجز میں یہی دیکھا ہوگا, لڑائیاں جو ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے کہ بھائی تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں, وہ کہتا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں, تو نہیں جانتا میرا باپ کون ہے, وہ کہتا میرا بھائی کون ہے. یہی لڑائیاں, یہی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ معاملات اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. پاکستان میں کہیں نہ کہیں جا کے تو سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, لیکن بھائی بیرون ملک میں نہیں ہوتا. تو جب بھی جس بھی ملک میں آپ ہوں, کوشش کریں کوئی بھی تنازع, آپ سے کوئی الجھنے کی بھی کوشش کر رہا نا, آپ کہہ دو ہاں بھائی آپ ٹھیک ہو میں غلط ہوں, اور وہاں سے آپ آگے کی طرف نکل جائیں, کیونکہ اس میں آپ کی بھلائی ہے. ہر جنگ جیتنی ضروری نہیں ہوتی ہے میرے بھائی, ہر لڑائی جیتنی ضروری نہیں ہوتی ہے. آپ کو ہر دفعہ یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے آپ ہی صحیح تھے دوسرا غلط تھا, آپ ہی صحیح کہہ رہے تھے دوسرا غلط بات کر رہا تھا. ہمیشہ جب بھی آپ بیرون ملک رہیں, کیونکہ آپ بہتر مستقبل کے لیے جاتے ہیں, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. برطانیہ میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ برطانیہ کے ایشوز پہ کیوں انگلینڈ کے ایشوز پہ بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے, میں رابطے میں رہتا ہوں, بات چیت کرتے رہتا ہوں, لوگ اپنی واقعات کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور اس لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ ہو, لوگوں کے لیے اس سے. اور میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپز ہوتا ہے, لوگوں کو بتانا, سمجھانا, ٹھیک ہے. کسی قسم کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, صرف لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک آئے ہیں, آپ نے بڑی جد و جہد, آپ کے ماں باپ نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے جب بھی آپ بیرون ملک آئے ہیں, تو کوشش کیجئے کہ آپ جس حد تک اپنے اندر کے غصے کو, ایگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں اتنا کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.